रोबोटिक्स 101 के आज के कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे मैपिंग्स एंड देयर टाइप्स। ये हमने कोर्स आज के लेक्चर का एजेंडा तैयार करा हुआ है। इसमें आपको बताया जाएगा हम लोग मैपिंग्स एंड देयर टाइप्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाट आर मैपिंग्स। मैपिंग्स क्या होती हैं उसका एक ब्रॉड ओवरव्यू लुक लेने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैपिंग्स। ठीक है, तो मैपिंग्स में हम लोग 3 टाइप्स की फंडामेंटल मैपिंग्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्योर ट्रांसलेशन, सेकंड इज प्योर रोटेशन, थर्ड मैपिंग जो होगी वो होगी हमारी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैपिंग्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैपिंग्स। ठीक है, पहले हम एक जनरल डिस्क्रिप्शन देख लेंगे कि मैपिंग्स होती क्या है, उसके बाद वी विल गो टू दी मैथमेटिकल और वेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैपिंग्स। तो मैपिंग्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे आप डिस्क्राइब करोगे, उसमें हम इन 3 सब कैटेगरीज को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इन दी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैपिंग्स पहला सब टॉपिक होगा दैट इज मैपिंग बिटवीन ट्रांसलेटेड फ्रेम्स। इसको हम मैथमेटिक्स की हेल्प से कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक इज मैपिंग्स बिटवीन रोटेटेड फ्रेम्स। रोटेटेड फ्रेम्स के बीच में जो मैपिंग्स होती हैं उनका वेक्टर की हेल्प से, मैथमेटिक्स की हेल्प से कैसे डिस्क्राइब करोगे, हम उसे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। थर्ड वन इज द मैपिंग्स बिटवीन ट्रांसलेटेड एंड रोटेटेड फ्रेम्स। बाय यूजिंग वेक्टर्स आप ट्रांसलेटेड एंड रोटेटेड फ्रेम्स के बीच में जो मैपिंग्स हैं उनको कैसे डेवलप करोगे उसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दिस इज द फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक्स ऑफ मैपिंग्स एंड देयर टाइप्स। नाउ हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर मैपिंग्स। मैपिंग्स होती क्या हैं, ठीक है। दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन। मैपिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पॉइंट और वेक्टर इन स्पेस फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द अदर। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट फ्रेम है लाइक दिस इज फ्रेम नंबर 2, और आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट मतलब वेक्टर, ठीक है। यू हैव अ वेक्टर दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। इफ यू हैव अ वेक्टर लाइक दिस, मैंने आपको बताया था दिस इज द वेक्टर P इन फ्रेम नंबर 2, ठीक है। अगर हमारे पास ये वेक्टर है, यानी कि आपके पास इसके तीनों कंपोनेंट्स हैं, इफ दिस इंफॉर्मेशन इज नोन, तो आप सेम वेक्टर P को विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1, दैट इज अगर आप एक इस टाइप से वेक्टर क्रिएट करते हो लाइक दिस, दिस वन इज द वेक्टर P इन फ्रेम नंबर 1। आप इसको कैसे फाइंड करोगे, इस एंटायर प्रोसेस को वी कॉल इट मैपिंग। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पॉइंट या वेक्टर इन स्पेस फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी हमने फ्रेम नंबर 2 से टू अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी फ्रेम नंबर 1 में आप उसके डिस्क्रिप्शन को कैसे चेंज करोगे, दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज मैपिंग, ठीक है। ये ऑलरेडी रिपीटेड है। मैपिंग की टाइप्स 3 टाइप की होती हैं, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, इसको ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, और देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ मैपिंग जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन अलॉन्ग विथ रोटेशन। एंड दिस थर्ड टाइप ऑफ मैपिंग, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। जहाँ भी ट्रांसलेशन होगी अलॉन्ग विथ रोटेशन, उस कंबाइंड इफेक्ट को आप ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हो, ठीक है। लेट अस सी प्योर ट्रांसलेशन की मैपिंग को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी मैथमेटिक्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, दिस इज जस्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सपोज हमारे पास एक फ्रेम नंबर 2 है, दिस इज फ्रेम नंबर 2 एज शोन हेयर। इसकी 3 एक्सेस हैं, ऑर्थोगोनल एक्सेस U, V एंड W। ओरिजिन इज O2 एंड यू हैव अ फिक्स्ड फ्रेम और दी फिक्स्ड और यूनिवर्सल फ्रेम। ये हमारा फ्रेम नंबर 1 है। अब जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो आप क्या करोगे, फ्रेम नंबर 2 के ओरिजिन को आप शिफ्ट कर दोगे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फ्रेम नंबर 1। एज यू कैन सी दिस डिस्टेंस मार्क इन ग्रीन, ये जो ग्रीन कलर में मैंने डिस्टेंस मार्क करा है, दिस इज द ट्रांसलेटेड डिस्टेंस। इसी को हमने क्या बोला, वी सेड इट दिस इज द मैपिंग बिटवीन द ट्रांसलेटेड फ्रेम्स, बिकॉज फ्रेम नंबर 2 के ओरिजिन को आपने शिफ्ट कर दिया है और ट्रांसलेट कर दिया है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फ्रेम नंबर 1, और इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो बाय यूजिंग द अल्फ़ाबेट D। हम इसको D से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इन more specific terms you can write D2 and 1 and put a vector sign like this. This is the displacement vector of frame number 2 with respect to frame number 1। इसको ऐसे लिख दो, displacement vector of frame number 2 with respect to frame number 1, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस एंटायर ऑपरेशन को वी कॉल इट दी प्योर ट्रांसलेशन। नोट करना, मैंने यहाँ पे मार्क करा है this axis, y axis is parallel to v axis, both of these axes are parallel. Similarly this axis
x axis is parallel to u axis. Similarly the z axis is parallel to the w axis. ये मैंने मार्क कर रखे हैं 3 कट्स एंड यहाँ पे 3 कट्स, यहाँ पे 2 कट्स, यहाँ पे 2 कट, single cut and single cut. So it represents all the 3 axes are perpendicular to the corresponding axis of the frame number 2. Only the origins are translated. So frame 2 के origin को हमने कुछ distance translate कर दिया है with respect to the origin of frame number 1. इसी translation को we represented by using a position vector, या आप इसको एक displacement vector से represent कर सकते हो, that is represented by D, और आप इसमें subscript and superscript भी use कर सकते हो. So this is the displacement vector of the origin of frame number 2 with respect to the origin of frame number 1. So pure translation को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है. सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द फ्रेम नंबर 2 दैट इज दिस फ्रेम इज ट्रांसलेटेड बाय सम डिस्टेंस d, ठीक है. ये जो हमारा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस d से हमने फ्रेम नंबर 2 को ट्रांसलेट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम नंबर 1, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ फ्रेम नंबर 1. सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम नंबर 1. एंड यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन्ड है विदाउट एनी रोटेशन. सो ऑल द 3 एक्सिस ऑफ फ्रेम नंबर 1 आर पैरेलल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस ऑफ द फ्रेम नंबर 2. यहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं हुई है. ओनली द ओरिजिन O2 ऑफ फ्रेम नंबर 2 इज ट्रांसलेटेड बाय सम डिस्टेंस with respect to the origin of frame number 1. So this is known as pure translation. So next हम लोग देखेंगे pure rotation के बारे में. So this is the operation that signifies pure rotation या फिर orientation. So as you can see, origin O1 and O2, O1 and O2 both coincide at a point, ठीक है. So यहाँ पे origin के बीच में जो displacement थी, जो हमने last section में देखा था, that is 0, ठीक है. सो ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी दैट इज 0. ओरिजिन O1 ऑफ फ्रेम नंबर 1 दैट इज फिक्स फ्रेम, और ओरिजिन O2 जो कि ओरिजिन है हमारे मूविंग फ्रेम का, फ्रेम नंबर 2 का, दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर कोइंसाइडेड है या फिर हिंज है. याद करो हमने डायरेक्शन कोसाइंस में और स्क्रू एंगल और ऑयलर एक्सिस में, ऑयलर एंगल रिप्रेजेंटेशन में इसको डिस्कस करा हुआ है. सो डिफरेंस क्या है, ओरिजिन्स के बीच में तो डिस्टेंस 0 है, बट द corresponding axis of frame number 1 and frame number 2, इनके बीच में you have certain angle. So अगर आप देखो this is the y axis, ठीक है. ये y axis है फ्रेम नंबर 1 की. फ्रेम नंबर 1 को ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट करा है और फ्रेम नंबर 2 को रेड कलर में रिप्रेजेंट करा है. सो दिस y axis and this axis v axis, इन दोनों के बीच में you have angle θ1. So there is a rotation by angle θ1. Similarly x axis of frame number 1 and u axis of frame number 2, इन दोनों के बीच में देयर इज एन एंगुलर रोटेशन दैट इज ऑफ θ2. ये हमने एज्यूम कर लिया कि देयर इज अ रोटेशन. थर्डली द z एक्सिस फ्रेम नंबर 1 की और w एक्सिस फ्रेम नंबर 2 की, इन दोनों के बीच में देयर इज अनदर रोटेशन दैट इज θ3. सो इस टाइप की टोटल ऑपरेशन को यू कॉल इट द रोटेशन ऑपरेशन और द ओरिएंटेशन ऑपरेशन, ठीक है. और जब आप इसको मैथमेटिकली डिफाइन करोगे सो यू विल कॉल इट द मैपिंग ऑफ फ्रेम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1 दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन दी 3 डिस्क्रिप्शंस ऑफ रोटेशन, ठीक है. जो हमने 3 रोटेशन के डिस्क्रिप्शन पढ़े हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें हमने इसको ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है. सो यहाँ पर मैं सीधे उसके रिजल्ट को मेंशन कर दूंगा, ठीक है. सो एज यू कैन सी द फ्रेम नंबर 2 इज ओनली रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फ्रेम दैट इज फ्रेम नंबर 1. सो अगर फर्स्ट फ्रेम हमारा ये है ब्लैक वाला, द सेकेंड फ्रेम इज दिस रेड वन. सो हमने क्या करा है, there is no translation, so this translation or displacement vector is 0. So this displacement vector that is d2 with respect to 1 is equal to 0. ये 0 इसलिए है because हमारे जो origins हैं O1 and O2 of the frame number 1 and 2 respectively, they both coincide at a point. So because both the origins of both of these frames coincide, the translation factor or the translation vector is 0, and only the frame 2 is rotated with respect to the axis of the फर्स्ट फ्रेम. सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है. इसी ऑपरेशन को यू कॉल इट प्योर रोटेशन और प्योर ओरिएंटेशन, और इसको मैथमेटिकली कैसे डिराइव करेंगे हम नेक्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे. सो अब अगले पोर्शन में हम देख लेते हैं द मैपिंग बिटवीन ट्रांसलेटेड एंड रोटेटेड फ्रेम्स. सो ये है हमारी ट्रांसलेशन अलॉन्ग विथ रोटेशन. इसी ऑपरेशन को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. सो जहाँ भी ट्रांसलेशन ऑपरेशन हो रहा हो और आपका रोटेशन ऑपरेशन हो रहा हो, सो कंबाइंड टुगेदर इन दोनों को वी कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन. सो इसको आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये मैंने नीचे बनाया हुआ है, ठीक है. सो दिस इज द फ्रेम नंबर 1, फिक्स्ड फ्रेम है.
and this is our frame number 2 represented in blue color. So this frame number 2 has 3 axes. First one is U, then we have V and we have W. So आपने क्या करा है, ओरिजिन 1 से ओरिजिन 2 को कुछ यूनिट्स डिस्प्लेस कर दिया है. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. आपने ओरिजिन 1 को ओरिजिन 2 से कुछ यूनिट ट्रांसलेट करा दिया है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस अल्फाबेट डी. सो अगर मैं लिखूं डी, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1. सो यहाँ पे क्या हुआ, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन. सिमिलरली आपने क्या करा है, इस फ्रेम नंबर 2 को, जो ओरिजिनल फ्रेम नंबर 1 था जिसकी एक्सिस इन डायरेक्शन में थी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. ठीक है, जो ओरिजिनल एक्स वाई एंड जेड एक्सिस का डायरेक्शन था, उससे आपने क्या करा है, जो फ्रेम नंबर 2 की एक्सिस हैं उनको कुछ एंगल पे रोटेट कर दिया है. सो विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फ्रेम नंबर 2 को आपने रोटेट कर दिया है बाय एंगल θ1. सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, आपने एक्सिस नंबर v को, अपने एक्सिस v को रोटेट कर दिया है बाय एंगल θ2. सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द z एक्सिस, आपने w एक्सिस को रोटेट कर दिया है बाय सम एंगल θ3. ठीक है, सो एज यू कैन सी, बिकॉज ऑफ द 3 रोटेशंस, दैट इज θ1, θ2 एंड θ3, आपने इसमें रोटेशन को ऐड कर दिया. सिमिलरली बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ फ्रेम नंबर 1, आपने इसमें ट्रांसलेशन को ऐड कर दिया. ठीक है, सो फ्रेम नंबर 2 हैज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. सो अगर हम फ्रेम नंबर 1 से फ्रेम नंबर 2 की तरफ जाएंगे, सो देयर इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, और इसी ऑपरेशन को वी कॉल इट द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन अलॉन्ग विद रोटेशन. सो ग्राफिकली आप इस पूरे ऑपरेशन को इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे. सो आपने फ्रेम नंबर 2 लिया और फ्रेम नंबर 1 फिक्स है, सो दोनों के ओरिजिन्स के बीच में यू पुट सम डिस्टेंस. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर O1 और O2 के बीच में. ठीक है, सिमिलरली जब आप फ्रेम नंबर 2 को O2 पे ड्रॉ करोगे, सो विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, आप इनको एक्सिस को यहाँ पे रोटेट कर दोगे बाय एंगल θ1, θ2 एंड θ3. ये सब डेटा आपको क्वेश्चन में एग्जाम में गिवन होगा कि कितने एंगल्स पे आपको उसे रोटेट कराना है. सो एज यू कैन सी, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2 इज ट्रांसलेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट इज d, also rotated by few angles, that is d1, d2 and sorry θ1, θ2 and θ3. so इस पूरे ऑपरेशन को हमने ग्राफिकली ऐसे ड्रॉ करा है. दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. ठीक है, सो नेक्स्ट पोर्शन में हम मैथमेटिकली फॉर्मूला डेवलप करेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द प्योर ट्रांसलेशन केस. अब इस सेक्शन में हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला को डेवलप करेंगे जो यूज़ होगा मैपिंग बिटवीन ट्रांसलेटेड फ्रेम्स को डिफाइन करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज़ द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन. जैसे मैंने आपको पहले ग्राफिकली ड्रॉ करना सिखाया था, तो ये जो पहले की रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज़ द सेम रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, सो दिस इज़ फ्रेम नंबर 1, दिस इज़ फ्रेम नंबर 2, O2 इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2, O1 इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम नंबर 1. तो अगर मेरे पास एक पॉइंट है, सो इफ़ दिस पॉइंट P इज़ एनी रैंडम पॉइंट, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है इन फ्रेम नंबर 2. ठीक है, सो अगर मैं एक वेक्टर बनाऊंगा फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2, दैट इज O2 से P पॉइंट तक एक वेक्टर बनेगा. सो दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज P इन फ्रेम 2. ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं. सो P वेक्टर इन फ्रेम 2, या फिर O2P भी बोल सकते हो आप इसको, यू कैन कॉल इट O2P वेक्टर एज वेल. ठीक है, सो ये वेक्टर या ये वेक्टर बोथ आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2. ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने O1 से लेके P पॉइंट को ज्वाइन किया, सो अगर मैंने O1 से P पॉइंट को ज्वाइन करा, सो आई विल गेट दिस ऑरेंज कलर्ड वेक्टर लाइक दिस. ठीक है, तो ये वेक्टर क्या है हमारा, दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम पॉइंट P बट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1. क्यों, बिकॉज हमने इसको O1 से स्टार्ट करा है, ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 से स्टार्ट करा है, दैट इज वाई वी कॉल इट P with respect to frame number 1, that is position vector of the point P with respect to frame 1. इसी को आप O1P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज O1 इज दिस पॉइंट एंड P इज दिस पॉइंट. ठीक है, अब आपने क्या करा, ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 O2 और ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2, इन दोनों के बीच में आपने एक वेक्टर बनाया, दिस ग्रीन वेक्टर. ये जो ग्रीन वेक्टर है लाइक दिस, सो स्टार्ट हो रहा है O1 पे
और एंड हो रहा है O2 पे. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दिस इज द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स प्योर ट्रांसलेशन. सो दिस इज D2 with respect to 1, that is displacement of frame number 2 with respect to frame number 1 and represented with a vector. ठीक है. So this is the displacement of the origin of frame number 2, that is O2, with respect to the origin of frame number 1, that is O1. So ये हमने क्या करा, तीन वेक्टर डिफाइन कर लिए. फर्स्ट वेक्टर इज दिस, सेकेंड वेक्टर इज दिस, थर्ड वेक्टर इज दिस. अब हमको क्या करना है, मैथमेटिकली यूजिंग वेक्टर्स इन तीनों के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करना है. उसी को हम कहते हैं मैपिंग बिटवीन ट्रांसलेटेड फ्रेम्स. तो आप कैसे करोगे? सो यू विल यूज दी वेक्टर एडिशन लॉ. सो अगर हम इन तीन वेक्टर्स को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट फॉर क्लियरिटी. सो ये ग्रीन वेक्टर जो है, दिस इज दी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इट इज बिटवीन O1 एंड O2. सो मैंने ये पॉइंट मार्क करा है O1, ये पॉइंट है O2, एंड दिस वेक्टर, दिस इज द ग्रीन वेक्टर, दिस इज O1 O2 वेक्टर. इसी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो यूजिंग दी अल्फाबेट D, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1. ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ हैं. उसके बाद वी विल मेक दिस वेक्टर, दिस इज O2P रिप्रेजेंटेड इन पर्पल कलर. ठीक है. सो यहाँ से मैंने O2 से एक वेक्टर बनाया P पॉइंट तक, दिस इज O2P. इसी वेक्टर को वी कैन रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग दिस नोटेशन, दैट इज दिस इज द वेक्टर P इन फ्रेम नंबर 2. एक ही बात है. ठीक. नाउ थर्ड इज दिस वेक्टर O1 से लेके P पॉइंट तक, ये ऑरेंज कलर वाला वेक्टर, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे. तो वी जस्ट क्लोज द वेक्टर ट्राइंगल. O1 से लेके P तक एक आपने वेक्टर बनाया और इसको आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1, बिकॉज O1 इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1. सो मैं इसको P सुपर स्क्रिप्ट में 1 लिख के रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. ठीक है. सो एज यू कैन सी हमारे पास तीन वेक्टर है. ये हमारा पहला वेक्टर, ये हमारा सेकेंड वेक्टर, ये हमारा थर्ड वेक्टर. और तीनों के तीनों वेक्टर दे आर सेटिस्फाइंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आप इसे बोल सकते हो. ठीक है. सो आपको पता होगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर. तो ये हमारा ऑरेंज वाला वेक्टर दैट इज O1P, ये हमारा रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर. यहाँ पे वेक्टर समेशन होगा दोनों का. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं. ये जो करली ब्रेसेस में 1 लिखा है या XYZ, ये हमारा फिक्स्ड फ्रेम है. सिमिलरली 2 या फिर UVW इज मूविंग फ्रेम या बॉडी फ्रेम. ठीक है. सो ये वाला फ्रेम हमारा फिक्स्ड फ्रेम है एंड दिस फ्रेम रिप्रेजेंटेड इन ब्लू, दिस इज द मूविंग फ्रेम. O1 से O2 तक का जो वेक्टर है, जिसको हमने D2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1. ठीक है. सो अगर मैं इसकी बात करूं, दिस वेक्टर, ये ग्रीन वाला वेक्टर क्या है, ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 एंड ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है ये. दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन ग्रीन कलर. ठीक है. सो इसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस टाइप से गिवन होगा. सो मैपिंग बिटवीन प्योर ट्रांसलेटेड फ्रेम्स में जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो इस टाइप से होता है कि गिवन पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P इन फ्रेम नंबर 2 एंड द ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम 1. ठीक है. ये दो पैरामीटर्स हमको गिवन होते हैं. दैट इज कोई भी एक पॉइंट P होगा, इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि इसका जो लोकेशन है, ठीक है, वो आपको डेटा गिवन होगा. ठीक है. लोकेशन मतलब पोजीशन, और इसकी हो सकता है ओरिएंटेशन भी गिवन हो. सो हम सिंपली एज्यूम कर लेते हैं इसकी पोजीशन हमको गिवन है, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पॉइंट, यानी कि जो आपका O2P दिस वेक्टर, ये वेक्टर आपके पास गिवन है. ठीक. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है P वेक्टर इन फ्रेम 2 इज गिवन टू यू. सो इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो PU, PV एंड PW आर दी 3 कंपोनेंट्स अलोंग U, V एंड W यूनिट एक्सिस. ठीक है. सेकंड आपको क्या गिवन है, ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1, ये भी आपको गिवन है. दैट इज D2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वेक्टर इज ऑल्सो गिवन टू यू. इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज DX, DY एंड DZ अलोंग द X, Y एंड Z यूनिट एक्सिस. यानी कि दिस वेक्टर, ग्रीन वेक्टर भी हमको गिवन होता है प्योर ट्रांसलेशन में. ये वेक्टर आपको गिवन है. ठीक. आपको बताया गया है कि X, Y और Z में आपने फ्रेम नंबर 2 को कितने यूनिट से मूव किया है. दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ प्योर ट्रांसलेशन. तो ये तो आपको बताएंगे कि आपने कितना यूनिट ट्रांसलेट किया है. ठीक. सो दिस वेक्टर इज गिवन टू यू. सिमिलरली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट P
विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2 आपको गिवन है, तो हमारे पास ये वेक्टर भी है। आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम, दैट इज फ्रेम नंबर 1। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस ऑरेंज वेक्टर दैट इज O1P। सो ये वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। सो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये दो क्वांटिटीज आपको गिवन होती हैं मैक्सिमम केसेस में, एंड टू फाइंड आपको क्या फाइंड करना है, द पोजीशन ऑफ द सेम पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम 1, दैट इज ऑरेंज वाला वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। सो कैसे करोगे, हाउ टू प्रोसीड, यूज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करके ये जो 3 वेक्टर्स का हमने ट्राइंगल बनाया है इसमें आप इसे अप्लाई करके इसका फाइनल रिजल्ट निकालोगे, ठीक है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। सो लेट अस नाउ डेवलप द मैथमेटिकल रिलेशनशिप। सो ये आपको गिवन डेटा है P इन फ्रेम नंबर 2, सो दिस इज गिवन टू यू। सिमिलरली द वेक्टर D2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दिस इज ऑल्सो गिवन। सो ये तो हमारा पर्पल वाला वेक्टर है, दिस इज पर्पल वेक्टर एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफिक्स एरिया, ये हमारा पर्पल वेक्टर है, दिस इज गिवन टू यू। एंड दिस D2 with respect to 1, this is our green vector, so this is also given to us, ठीक है। ये प्रॉब्लम में आपको गिवन होगा। सो वी एज्यूम दैट द कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस, ये हमको गिवन डेटा मिला है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम पॉइंट P इन फ्रेम नंबर 1। सो फ्रेम नंबर 1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट P जो है उसके 3 कंपोनेंट्स क्या होंगे। सो इसको हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस हैव द 3 कंपोनेंट्स एज Px, Py एंड Pz। सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर P इन फ्रेम नंबर 1। इसको हमने एज्यूम कर लिया Px, Py एंड Pz इन फ्रेम नंबर 1। सो ये जो मैंने 1 ऊपर को लिखा है, दीज आर दी सुपर स्क्रिप्ट दैट सिग्निफाइज द फ्रेम टू विच दिस वेक्टर इज अटैच्ड। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कराए हैं। सो अगर आपको ये नए कंसेप्ट लग रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार देख लेना, ठीक है। सो दिस यू हैव टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें गिवन है। सो अगर मैं वेक्टर इन ट्राइंगल अगर मैं वेक्टर ट्राइंगल में देखता हूँ इन ट्राइंगल O1, O2 एंड P, सो दिस इज O1, दिस इज O2 एंड दिस इज P। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखता हूँ, सो दिस ग्रीन वेक्टर दैट इज O1, O2 वेक्टर प्लस दिस पर्पल वेक्टर दैट इज O2P वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का समेशन इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज O1P। सो इसको इन वेक्टर फॉर्म आई कैन राइट O1P that is the resultant is equal to sum of these two vectors that is O2P plus O1, O2 वेक्टर, ठीक है। O1, O2 वेक्टर को ही हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो आई कैन राइट लाइक दिस, इन प्लेस ऑफ O1P आई कैन राइट P वेक्टर इन फ्रेम 1, इन प्लेस ऑफ O2P आई कैन राइट P वेक्टर इन फ्रेम नंबर 2, इन प्लेस ऑफ O1, O2 आई कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। सिंपल वेक्टर इक्वेशन है, इसको हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया। सो वी जस्ट कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इससे पहले ये गिवन डेटा की इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आप क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P वेक्टर इन फ्रेम 1, P वेक्टर इन फ्रेम 2 एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज D वेक्टर D2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन है इसमें इन तीनों वेक्टर्स को हमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ P इन फ्रेम 1 आई कैन राइट दिस थिंग, ये हम पे है फ्रॉम इक्वेशन 1, आई कैन राइट P वेक्टर इन फ्रेम 1 इन दिस फॉर्म, कंपोनेंट की फॉर्म में ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। सिमिलरली P वेक्टर इन फ्रेम 2 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट इट लाइक दिस, ये इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, PU, PV एंड PW कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग दी 3 यूनिट प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज U कैप, V कैप एंड W कैप रिस्पेक्टिवली। ये डेटा हमको गिवन है ऑलरेडी, ये हमें गिवन है, प्लस इन प्लेस ऑफ D2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आई कैन राइट दिस थिंग dx, dy एंड dz, ये भी हमको गिवन है। सो अगर इस इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड में देखूं, सो ये एंटायर थिंग इज गिवन टू मी, एंटायर इक्वेशन, एंटायर थिंग इज गिवन टू मी, आई ओनली हैव टू फाइंड दिस थिंग, ठीक। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ U कैप, V कैप एंड W कैप और X कैप, Y कैप एंड Z कैप, ये तीनों वेक्टर क्या हैं, इक्विवेलेंस वेक्टर हैं। सो U कैप इज इक्विवेलेंट टू X कैप, V कैप इज इक्विवेलेंट टू Y कैप एंड W कैप जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू Z कैप। अब इक्विवेलेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो, ठीक है।
सो दे कैन बी कोइंसिडेंट और दे कैन बी पैरेलल, सेम डायरेक्शन होना चाहिए और जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सो अगर मैं इनमें से कोई भी एक पेयर को उठा लूँ, सो इफ़ आई जस्ट टेक वी कैप एंड वाई कैप, सो वी कैप वेक्टर एंड वाई कैप वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है बिकॉज बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है बिकॉज दिस इज द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन में जो वाई एक्सिस थी दैट इज पैरेलल टू वी एक्सिस, यू एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड डब्ल्यू एक्सिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। सो यहाँ पे कोई भी रोटेशन ना होने की वजह से आपका v एंड y बोथ आर पैरेलल, hence we can say that x cap is equivalent to u cap, y cap is equivalent to v cap एंड z कैप इज इक्विवेलेंट टू w कैप। ठीक है, तो यहीं पर मैंने लिखा है ये तीनों के तीनों सेट इक्विवेलेंट हैं, ठीक, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन के चलते हैं। देयरफॉर इन द प्रीवियस इक्वेशन नंबर 3 हम क्या कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ u कैप आई कैन राइट x कैप, इन प्लेस ऑफ v कैप आई कैन राइट y कैप, इन प्लेस ऑफ w कैप आई कैन राइट z कैप। ठीक है, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट वेक्टर्स। सो मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 3 में ये चेंजेस कर दिए। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, ये ऐसी रहेगी। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे यू कैप था, यहाँ पे वी कैप था, यहाँ पे डब्ल्यू कैप था, इनको मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप से। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इक्वेशन का दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। सो दिस एंटायर थिंग इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिटन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। सो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट टेक कॉमन। सो एक्स कैप एंड एक्स कैप दोनों में कॉमन है, वाई कैप दोनों में कॉमन है, जेड कैप एंड जेड कैप कॉमन है। सो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। सो यू जस्ट टेक एक्स कैप कॉमन एंड रिमेनिंग थिंग जो कोफिशिएंट बचा दैट विल बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म दैट इज पी यू इन फ्रेम नंबर 2 प्लस डी एक्स इन फ्रेम नंबर 1। सो दिस इज p सबस्क्रिप्ट u, दिस इज d सबस्क्रिप्ट x, यानी कि जो p2 वेक्टर जो हमारा वेक्टर था p इन फ्रेम 2, इसका जो x कंपोनेंट है प्लस जो हमारा वेक्टर था d2 इन फ्रेम नंबर 1, इसका जो x कंपोनेंट है, दोनों का सम कर दिया तो यू विल गेट दी x कंपोनेंट। सिमिलरली यू कैन गेट दी y कंपोनेंट लाइक दिस एंड z कंपोनेंट लाइक दिस। सो इस पूरी इक्वेशन को हमने मार्क करा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 करा। अब आप इस इक्वेशन नंबर 4 में यू कैन जस्ट कंपेयर द कंपोनेंट्स। सो हेयर यू कैन कंपेयर द कंपोनेंट ऑफ x, component of y and component of z with the individual items on the right hand side. So by comparison, क्योंकि ये सेम ही वेक्टर्स हैं, we can just do a comparison. So from comparison I can get px component, उसकी वैल्यू आएगी ये, py component value will be equal to this parameter and pz component the value is equal to this component. So ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, we have find out the description of द पॉइंट P इन फ्रेम नंबर 1। ये हमने पता कर लिया बिकॉज हमारे पास तीनों कंपोनेंट आ गए इस वेक्टर के। ठीक है, सो इफ आई राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट P इन फ्रेम 1 इट कैन बी रिटन एज Px, Py एंड Pz। ये तीन कंपोनेंट होंगे इस वेक्टर के ऑब्वियसली इन फ्रेम नंबर 1। सो मैंने क्या करा, ये तीनों कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए, दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए। ठीक है, so this translation mapping is represented by a 3:1 matrix, यानी कि it will be having 3 rows and 1 column, यानी कि एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। this is also known as the translation matrix, इसी को हम translation matrix बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने रो की फॉर्म में लिखा है, so you can just write it in the form of column matrix। so अगर मैं D2 इन फ्रेम नंबर 1 इसको अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, so in matrix form it can be represented by a column matrix like this with the 3 elements px, py एंड pz, और इसी की जो वैल्यू हमने फाइंड करी है उसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, x, ये दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर p along the u axis, this is the component of the vector p along v axis, this is the component of the vector p along w axis। इसमें हमने क्या करा, x यूनिट पे कितना ट्रांसलेट करा वो ऐड कर दिया इसमें, y यूनिट में आपने कितना ट्रांसलेट करा वो ऐड कर दिया इस क्वांटिटी में, और दिस इज द ट्रांसलेशन अलोंग दी जेड एक्सिस, उसको आपने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को ही ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कहते हैं, और दिस इज द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैपिंग बिटवीन प्योरली ट्रांसलेटेड फ्रेम्स।
So this is how we represent it. This is the translation matrix, और in terms of 4 dimensional homogeneous coordinates. अगर मैं इसको, ये क्या है, ये दिस इज 3 dimensional वेक्टर, इसमें क्या 3 कंपोनेंट है. अगर मैं इसको 4 dimensional होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा, ये टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कराया हुआ है, ठीक है. सो आई विल हैव टू यूज वन मोर पैरामीटर, सो दैट विल बी अ 4x1 मैट्रिक्स. 4x1 कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा बाय यूजिंग वन एडिशनल पैरामीटर, ठीक है. सो इसको अगर हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे कैसे लिखेंगे ये हम देख लेते हैं, ठीक है. सो द पॉइंट P इन स्पेस इन फ्रेम नंबर 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम नंबर 1 एज फॉलोज. ये ऑब्वियसली इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में लिखा हुआ है मैंने. सो इसके जो 3 एलिमेंट्स होंगे वो तो हमारे नॉर्मल वेक्टर के जो 3 एलिमेंट्स हैं, दैट इज Px, Py एंड Pz इन फ्रेम नंबर 1, ये हो जाएंगे. और जो फोर्थ कंपोनेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा. दिस इज द स्केल फैक्टर. ये मैंने आपको ऑलरेडी वेक्टर्स वाले लेक्चर में कवर कराया हुआ है, ठीक है. सो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 पैरामीटर्स के वैल्यू लिख दोगे. फोर्थ वन इज गोइंग टू बी सिग्मा. सो इन ट्रांसपोज फॉर्म यू कैन राइट इट लाइक दिस. अगर आपको रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स वेयर सिग्मा इज द स्केल फैक्टर. और ये रिलेशनशिप मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. सो अगर आपके पास होमोजीनियस कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स हैं, यानी कि यू हैव द कंपोनेंट्स इन दी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स, उसको अगर आप स्केल फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, सो यू विल गेट दी कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इन दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. और इसी के साथ हमारा मैपिंग बिटवीन प्योरली ट्रांसलेटेड फ्रेम्स, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक में वी विल कवर दी मैपिंग्स बिटवीन रोटेटेड फ्रेम्स. मैपिंग बिटवीन रोटेटेड फ्रेम्स. सो जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करा है, हाउ टू काइनेमेटिकली डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ फ्रेम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1. इसको हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिएंटेशन नाम के टॉपिक में कवर करा है. सो एज यू कैन रिमेंबर देयर वर 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन. इसमें हमने सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन मेथड को पढ़ा था और उससे इन्वॉल्व जो मैथमेटिक्स थी उसको वहाँ पे डिराइव किया था, ठीक है. सो उसमें हमने डिराइव किया था रोटेशन मैट्रिक्स इस टाइप से, ठीक है. एज यू कैन रिमेंबर दिस वाज अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है. ये हमने अभी 3-4 लेक्चर पहले ही इसको डिराइव करा है. सेकेंड इन रोटेशन हमारा सेकेंड मेथड जो हमारा था, उसमें हमने स्क्रू एक्सिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन को डिस्कस करा था. इन दैट वी ऑल्सो डिराइव्ड द फंडामेंटल रोटेशन मैट्रिक्स. So that was also a 3x3 matrix. Similarly, in Euler angle या fixed and moving angle representation भी हमने डिस्कस करी थी on similar footsteps, ठीक है. So short form में कहने का मतलब ये है, जो रोटेटेड फ्रेम्स होते हैं उनके बीच में जो काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन होता है दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड और डिस्कस्ड इन दी प्रीवियस लेक्चर्स. सो यहाँ पे उनको दोबारा से डिराइव करने से वी विल नॉट अचीव एनीथिंग न्यू. जो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है दैट इज दिस रोटेशन मैट्रिक्स. इसी रोटेशन मैट्रिक्स को वी कॉल दी मैपिंग बिटवीन रोटेटेड फ्रेम्स. और दिस R2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज नोन एज दी रोटेशनल मैट्रिक्स. इसी मैट्रिक्स को फाइंड करना हमको यहाँ पर इस टॉपिक में, इसी मैट्रिक्स को हमको फाइंड करना था. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, सो हम दोबारा नहीं करेंगे इसको, ठीक है. अगेन रोटेटेड फ्रेम्स में आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगी वो इस टाइप से होगी. सो गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पॉइंट P इन फ्रेम नंबर 2. सो अगर आपके पास कोई एक फ्रेम 2 है, उसमें एक पॉइंट है, ठीक है. इस पॉइंट का आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. देन यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड फ्रेम 1. सो इफ दिस इज द फिक्स्ड फ्रेम 1, इन अ केस व्हेन फ्रेम नंबर 2 इज रोटेटेड बाय सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम नंबर 1, ठीक है. ये हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है. सो टेक्निकली आपको क्या गिवन है, यू आर गिवन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट P इन फ्रेम नंबर 2. दिस क्वांटिटी और दिस वेक्टर इज गिवन टू यू. इसके 3 कंपोनेंट है PU, PV एंड PW, ठीक है. और आपको रोटेशनल एंगल्स भी गिवन होंगे दैट इज θ1, θ2 एंड θ3. दे विल ऑल्सो बी गिवन टू यू. इस केस में देयर इज नो ट्रांसलेशन यहाँ पे 0 होगी बिकॉज दिस इज द केस ऑफ प्योर रोटेशन, ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट P इन फ्रेम नंबर 1 दैट इज
P1 यू हैव टू फाइंड दिस। सो इसके भी 3 कंपोनेंट हो गए, PX, PY एंड PZ। सो इसको फाइंड करने के लिए हमने ऑलरेडी अपने द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिएंटेशन वाले लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस एक्सप्रेशन। सो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ, सो दिस इज़ द रोटेशनल मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रोटेशनल मैट्रिक्स। दिस इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स, ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, ठीक है। सो दिस मैट्रिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट इन फ्रेम नंबर 2 टू फ्रेम नंबर 1। सो कोई भी एक पॉइंट P है जो फ्रेम नंबर 2 में है और फ्रेम नंबर 2 को आपने रोटेट कराया है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ फ्रेम नंबर 1। सो सेम पॉइंट P को अगर आपको फ्रेम नंबर 1 में डिफाइन करना है, so you have to use this matrix, so you have to use this rotation matrix, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे केसेस में वी हैव इन्वर्स प्रॉब्लम। इन्वर्स प्रॉब्लम का मतलब है यू आर गिवन विद द पॉइंट P इन फ्रेम नंबर 1। जो पॉइंट P है वो आपको फ्रेम नंबर 1 में गिवन होता है। आपसे पूछा जाता है कि सेम पॉइंट P को फ्रेम नंबर 2 के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करना है। इन दैट केस यू हैव टू यूज द मैट्रिक्स R फ्रेम नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 2, ठीक है। सो ये हमने इन्वर्टिंग अ होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में कवर करेंगे कि हम इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। और ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा है कि जो हमारा रोटेशन मैट्रिक्स होता है, दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो ऑर्थोगोनल होने की वजह से द इन्वर्स ऑफ दिस दैट इज R/1, इफ आई टेक द इन्वर्स ऑफ दिस, सो द इन्वर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ दिस। सो ये हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है, ठीक है। तो आप इसके लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर सकते हो जिसका टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ओरिएंटेशन। उसमें वी हैव डन दी मैथमेटिक्स, ठीक है। उसको रिपीट करने से यहाँ पे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। बस आप इतना याद रखना, ये जो आपका 3x3 रोटेशन मैट्रिक्स होता है, दिस इज द मैट्रिक्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग द पॉइंट P इन फ्रेम नंबर 2 टू फ्रेम नंबर 1, ठीक है। सो लेट अस नाउ डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट केस। दिस इज द केस ऑफ ट्रांसलेशन अलॉन्ग विथ रोटेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी मैपिंग बिटवीन रोटेटेड एंड ट्रांसलेटेड फ्रेम्स, ठीक है। सो इसको ज्योमेट्रिकली कैसे हमने ड्रॉ करा है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो वी कैन जस्ट रिवाइज इट वन मोर टाइम। आपका एक फ्रेम नंबर 1 है XYZ, इसका ओरिजिन O1 है, ये फिक्स्ड है। सिमिलरली आपने क्या करा, यू हैव अ फ्रेम नंबर 2 जिसकी एक्सेस हैं U, V और W, ठीक। सो आपने क्या करा, फ्रेम नंबर 1 के ओरिजिन से फ्रेम नंबर 2 के ओरिजिन के बीच में यू पुट सम डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है आपने O2 को O1 से कुछ डिस्टेंस पे डिस्प्लेस करा दिया। दैट इज रिटन बाय दिस वेक्टर इन पिंक कलर। सो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रेम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। आपने इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस सिग्निफाइज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1, ठीक है। अब ये जो x प्राइम, this y prime and z prime, all the three axes, they form an intermediate plane. Let us call this 1 prime, ठीक है। ये जो हमारी 3 एक्सेस हैं जिसको मैंने डॉटेड में शो करा है, सो दिस इज x प्राइम, दिस इज y प्राइम, दिस इज z प्राइम। ये फ्रेम हमारा फ्रेम 1 प्राइम है। दिस इज नोन एज द इंटरमीडिएट फ्रेम, वी कॉल इट द इंटरमीडिएट फ्रेम, ठीक है। तो one important fact is that this x-axis is parallel to x prime axis, this y-axis is parallel to y prime axis, this z-axis is parallel to z prime axis। so इसका मतलब ये है कि अगर मैं फ्रेम 1 से फ्रेम 1 प्राइम पे जाता हूँ, ठीक है। सो इफ आई गो फ्रॉम दिस फिक्स्ड फ्रेम 1 टू दिस फ्रेम 1 प्राइम, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली प्योर ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। फ्रेम 1 से फ्रेम 1 प्राइम पे जाने के लिए खाली हमारा एक ट्रांसलेशन हुआ है, बिकॉज ऑल द 3 एक्सेस ऑफ फ्रेम 1 आर पैरेलल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेस ऑफ फ्रेम नंबर 1 प्राइम। इसका मतलब है फ्रेम 1 से फ्रेम 1 प्राइम पे पहुंचने के लिए हमने बस एक ट्रांसलेशन की है, दैट इज प्योर ट्रांसलेशन। नाउ फ्रेम 1 प्राइम के रिस्पेक्ट में, फ्रेम नंबर 2 को आपने क्या करा है, आपने इसको प्योर रोटेशन करी है लाइक दिस, ठीक है। एज यू कैन सी इट कैन बी कंसिडर θ1, इसको हम θ2 बोल सकते हैं, इसको θ3 बोल सकते हैं, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। सो फ्रेम 1 प्राइम से फ्रेम 2 पे आने के लिए आपने क्या करा है, आपने प्योर रोटेशन को यूज करते हुए
फ्रेम 2 को विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ फ्रेम 1 प्राइम, ये जो डॉटेड एक्सिस हैं इनके रिस्पेक्ट में आपने कुछ ना कुछ रोटेट करा है, एंड यू गेट फ्रेम 2। सो यहाँ पे आपने क्या करा है, प्योर रोटेशन को फॉलो करा है, ठीक है, बिकॉज द ओरिजिन्स ऑफ फ्रेम 1 प्राइम, इस पॉइंट पे जो ओरिजिन है फ्रेम 1 प्राइम का और द ओरिजिन है फ्रेम 2 का, दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पिन जॉइंट हैं। सो ओनली प्योर रोटेशन कैन बी अप्लाइड, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए वी हैव यूज्ड प्योर ट्रांसलेशन, एंड उसके बाद इस पॉइंट पे आपने फ्रेम 1 प्राइम की एक्सिस के रिस्पेक्ट में फ्रेम 2 को रोटेट करा है। सो दिस इज ट्रांसलेशन एंड देन दिस वन इज रोटेशन, ठीक है। इसी ऑपरेशन को वी कॉल इट ट्रांसलेशन अलॉन्ग विथ रोटेशन। सो अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन अपने 3 वेक्टर बनाएंगे। सो लेट अस अज्यूम अ पॉइंट P, ये कोई भी एक पॉइंट P है आर्बिट्रेरीली चूजन, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 2। सो वी कैन राइट इट P सबस्क्रिप्ट 2 लाइक दिस, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन रेड कलर। सो ये वेक्टर हमारा O2P है, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है, O2 से लेके P तक ये रेड कलर का वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली द वेक्टर बिटवीन O1 एंड O2 कैन बी रिटन एज D2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन पर्पल कलर। सो ये हमारा O1 और O2 के बीच का जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ करा है। सिमिलरली अगर मैं सेम पॉइंट P को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम 1 रिप्रेजेंट करूँगा, तो उसके लिए मेरे को O1 से लेके P तक एक पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा लाइक दिस। सो ये ग्रीन वाला वेक्टर क्या है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट P इन फ्रेम नंबर 1, इट इज रिटन एज P1, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट P इन फ्रेम 1। सो ये हमारा ग्रीन वेक्टर है, इसको हमने अपने वेक्टर डायग्राम में ये रिप्रेजेंट करा है, दिस इज द ग्रीन वेक्टर, ठीक। अब अगर मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यूज़ करूँ, सो इन दिस ट्राइंगल O1, O2 एंड P आई कैन write the vector sum. So this vector plus this vector is equal to this green vector, because this green vector that is O1P is the resultant of these two vectors, ठीक है। So ये हमारा rotation along with translation है। इसको कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। So we know the description of the point P in frame 2, that is P in frame 2 is given, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में डिस्कस करा था। तो कोई भी पॉइंट है उसका डिस्क्रिप्शन फ्रेम नंबर 2 में आपको गिवन है, दिस इज द गिवन डेटा। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ रोटेशन, आप कितना रोटेट कर रहे हो फ्रेम 2 को विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। दैट इज दिस 3x3 रोटेशन मैट्रिक्स, ये भी आपको गिवन होगा। कई केसेस में गिवन होता है, कई केस में आपको बताया होता है कि विद दिस एक्सेस आपने इतना रोटेट करा, उसके बाद विद दिस एक्सेस आपने इतना रोटेट करा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन कैलकुलेट दिस रोटेशन मैट्रिक्स। सो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है। सिमिलरली ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 इज ऑल्सो गिवन, आपको ये भी क्वेश्चन में बताया होता है कि हमने इतने यूनिट्स ट्रांसलेट किया है, ठीक है। सो ये तीनों इन्फॉर्मेशन यूजुअली आपको गिवन होती हैं, और अगर डायरेक्टली गिवन नहीं होती हैं, सो आपको इतना डेटा गिवन होता है कि यू कैन जस्ट कैलकुलेट दीज इन्फॉर्मेशंस। सो इस मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में हम ये मान के चलते हैं कि द जनरल फॉर्म ऑफ दीज 3 पैरामीटर्स इज गिवन टू अस। तो हमने क्या करा, इसको जनरल नोटेशन में लिख लिया, एंड वी कंसीडर देम टू बी गिवन टू अस। सो हमने क्या करा, P इन फ्रेम नंबर 2, सो लेट अस राइट इट इन दी मैट्रिक्स फॉर्म, आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो इस वेक्टर के जो P वेक्टर है इन फ्रेम 2, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज PU, सेकंड इज PV एंड थर्ड इज PW, एंड ये जो 2 लिखा है दिस रिप्रेजेंट्स द फ्रेम, ठीक है। सो इसके 3 कंपोनेंट है, ये हमारे पास गिवन है। सिमिलरली मैंने अज्यूम करा जो रोटेशन मैट्रिक्स है कि फ्रेम 2 को विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 कितना रोटेट करा है, दैट इज अ 3x3 मैट्रिक्स, उसको भी हमने अज्यूम कर लिया कि हमें गिवन है। सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1, ये भी हमें गिवन है, इसको भी हमने जनरल पैरामीटर्स की फॉर्म में कंसिडर कर लिया। So instead of considering some displacement like 5 unit, 4 unit and 2 unit, let us consider the general notation। तो हमने इसको क्या करा, 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख लिया। फर्स्ट वन इज dx, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट along the x axis, this is the displacement along the y axis, this is the displacement along the z axis when measured from the fixed frame 1। so इसलिए हमने फ्रेम नंबर 1 लिखा है, ठीक है। सो अब इन क्वेश्चंस में आपको होता है टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम पॉइंट P with respect to frame number 1, that can be written as P1, or in the matrix form
इट कैन बी रिटन लाइक दिस। अब आपको पता कोई भी वेक्टर या मैट्रिक्स है दैट हैव एलिमेंट्स, तो इसके जो 3 एलिमेंट हैं दैट इज पी एक्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, पी वाई अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड पी जेड अलॉन्ग द जेड एक्सिस, ये इसके कंपोनेंट्स हैं इसके, ठीक है। ऑब्वियसली व्हेन मेजर्ड फ्रॉम फ्रेम नंबर 1, सो यू हैव टू फाइंड दीज 3। और इस केस में हमारे ट्रांसलेशन के साथ में रोटेशन का इफेक्ट भी, इस पर हमको क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके हिसाब से हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अगर मैं आपको पी वेक्टर इन फ्रेम 1 दिखाऊं, एक बार और दिखा देता हूं। सो दिस इज द पी वेक्टर इन फ्रेम नंबर 1, दिस वेक्टर फ्रॉम O1, दिस ग्रीन वेक्टर यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। सो ये हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे, लेट अस हैव अ लुक एट इट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेट अस फर्स्ट डिस्कस देम वन बाय वन। ये जो फ्रेम 1 प्राइम है ये इंटरमीडिएट फ्रेम है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, विद इट्स ओरिजिन कोइंसिडेंट विद द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम नंबर 2। सो ये जो फ्रेम 1 प्राइम है, ये जो डॉटेड एक्सेस हमने बनाई हैं 3, दिस एक्सेस एंड दिस एक्सेस, दिस इज फ्रेम 1 प्राइम, ये हमारा इंटरमीडिएट फ्रेम है। इसका जो ओरिजिन है, दिस पॉइंट इज कोइंसिडेंट विद द ओरिजिन ऑफ फ्रेम नंबर 2। फ्रेम नंबर 2 है हमारा यू वी और डब्ल्यू एक्सिस वाला फ्रेम, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट इज फ्रेम 1 प्राइम इज रिलेटेड टू फ्रेम 1 बाय प्योर ट्रांसलेशन, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो अगर आप 1 प्राइम देखो, दिस फ्रेम एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम, दिस इज रिलेटेड टू द फिक्स्ड फ्रेम बाय प्योर ट्रांसलेशन। सो खाली एक ट्रांसलेशन हुई है रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर, ओनली अ ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड टू मैप फ्रेम 1 प्राइम ऑन टू फ्रेम 1, ठीक है। सिमिलरली द फ्रेम नंबर 2 इज रिलेटेड टू द इंटरमीडिएट फ्रेम 1 प्राइम बाय प्योर रोटेशन, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्रेम नंबर 2 जो है, ये जो ब्लू कलर का फ्रेम है, दिस फ्रेम इज रिलेटेड टू फ्रेम 1 प्राइम बाय प्योर रोटेशन बिकॉज बोथ ऑफ दीज ओरिजिन्स आर हिंज्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो अगर आपको फ्रेम 2 से फ्रेम 1 प्राइम में जाना है, सो ओनली प्योर रोटेशन इज नीडेड, ठीक है, ये भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है, अगर आपके पास एक पॉइंट है, यू हैव अ पॉइंट इन फ्रेम 2, ठीक, इतना डेटा आपको गिवन है, यू हैव टू गो टू फर्स्ट फ्रेम 1 प्राइम। फ्रेम 2 से 1 प्राइम में जाने के लिए यू हैव टू डू दी प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन से फ्रेम 2 से फ्रेम 1 प्राइम में जाओगे, उसके बाद फ्रेम 1 प्राइम से यू विल गो टू फ्रेम नंबर 1 बाय प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हमको यही 2 ऑपरेशन करने हैं, फर्स्ट वी हैव टू डू दिस ऑपरेशन, देन वी हैव टू डू दिस ऑपरेशन। एक बार इसको ग्राफिकली देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है P, यू हैव अ पॉइंट P इन फ्रेम नंबर 2 रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर। सो अगर आपको फ्रेम 2 से फ्रेम 1 पे जाना है, सो यू कैन नॉट गो डायरेक्टली फ्रॉम फ्रेम नंबर 2 टू फ्रेम नंबर 1। इसके लिए आपको फ्रेम नंबर 2 से पहले इंटरमीडिएट फ्रेम पे सेम पॉइंट को मैप कराना होगा, ठीक है। दैट इज पॉइंट P का जो काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन है, उसको आपको फ्रेम नंबर 2 से लेके जाना होगा फ्रेम नंबर 1 प्राइम पे। सो सबसे पहले यू विल गो फ्रॉम फ्रेम नंबर 2 टू फ्रेम नंबर 1 प्राइम, कैसे जाओगे, बाय प्योर रोटेशन, ठीक है। उसके बाद आप फ्रेम 1 प्राइम से जो डिस्क्रिप्शन होगा उसको लेकर जाओगे फ्रेम नंबर 1 पे बाय प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है। सो यू विल गो फ्रॉम 1 प्राइम टू 1 बाय प्योर ट्रांसलेशन एंड व्हेन यू वेक्टोरिकली ऐड दीज टू, जब आप इसको वेक्टर की फॉर्म में दोनों रिजल्ट को ऐड करोगे, सो यू विल गेट द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड इन दीज काइंड्स ऑफ मैपिंग्स, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो फंडामेंटल। सो लेट अस नाउ मैथमेटिकली डेवलप दी मैपिंग। सो नाउ राइटिंग द पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ फ्रेम 1 प्राइम, ये हमारा पॉइंट जो P है, दिस इज इन फ्रेम नंबर 2, ये हमको गिवन है। एक चीज़ तो आपको गिवन होगी ना, कोई भी पॉइंट है उसकी काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन आपको किसी ना किसी फ्रेम में गिवन होगी। सो लेट अस एज्यूम दैट द पॉइंट P इन फ्रेम नंबर 2 इज गिवन टू यू। सो नाउ हाउ आर यू गोइंग टू मैप दिस पॉइंट फ्रॉम फ्रेम नंबर 2 टू दी इंटरमीडिएट फ्रेम 1 प्राइम। सो हमको पता है फ्रेम 2 से फ्रेम 1 प्राइम पे जाने के लिए ओनली प्योर रोटेशन इज नीडेड, ठीक है। सो अगर आपको फ्रेम नंबर 2 जो कि
यू वी एंड डब्ल्यू एक्सिस से मिलके बना है। इस फ्रेम से अगर आपको फ्रेम 1 प्राइम में जाना है, जो कि ये डॉटेड लाइंस से बना है, ठीक, ओनली रोटेशन इज नीडेड। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। सो यू हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट इन फ्रेम 2, ये आपके पास गिवन है, ठीक। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम पॉइंट इन फ्रेम 1 प्राइम, और मुझे पता है प्योर रोटेशन का केस है। सो हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरिएंटेशन में देखा था, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरिएंटेशन, जो कि एक मैट्रिक्स है, ठीक। सो आई कैन राइट द होल इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म लाइक दिस, या आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो अगर मैंने पॉइंट P को प्री मल्टीप्लाई कर दिया विद दिस रोटेशन मैट्रिक्स, दैट इज द रोटेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 प्राइम, सो दिस हैज़ टू बी 1 प्राइम, ठीक है। अगर मैंने इस रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आई विल गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम पॉइंट P इन फ्रेम नंबर 1 प्राइम, ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ प्योर रोटेशन। ये हमने प्योर रोटेशन की मैपिंग को अप्लाई कर दिया। नाउ सेकेंड पॉइंट इज बिकॉज द फ्रेम 1 प्राइम इज अलाइंड विद द फ्रेम 1, सो जो यूनिट एक्सिस हैं दे आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है, जो फ्रेम 1 प्राइम है दैट इज दिस फ्रेम एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम, देखो तीनों की तीनों एक्सिस यानी एक्स प्राइम एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई प्राइम एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जेड प्राइम एक्सिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, और दो यूनिट वेक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, दैट इज वाई दीज एक्सिस आर इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंस ऑफ वेक्टर्स का केस है, दैट इज वाई वी कैन राइट दिस क्वांटिटी, दैट इज रोटेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 प्राइम कैन बी रिटन एज रोटेशन ऑफ द सेम फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। सो जो 1 प्राइम फ्रेम है दैट इज इक्विवेलेंट टू द फ्रेम नंबर 1, ठीक है। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिखूंगा, so in place of this r2 with respect to 1 prime I can write r2 with respect to 1, ठीक। so instead of this equation I can just replace the value of this quantity by this parameter, by this quantity, so I can write the description of the point in the frame 1 prime is equal to the description of the point P in the frame 2 pre multiplied by दिस रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन क्या कर रही है, इट सिग्निफाइज द रोटेशन ऑफ द फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 प्राइम, ठीक। दिस इज द प्योर रोटेशन। सिमिलरली फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो अपना वेक्टर था, ये जो अपना ट्राइंगल था, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस फॉर्म अ ट्राइंगल, सो आई कैन राइट दिस वेक्टर प्लस this vector is equal to this green vector, ठीक है। so from the triangle law I can write O1P vector is equal to O2P vector plus the vector O1 O2, this is the displacement vector. In place of O1P I can write the description of the point P in frame 1 like this. In place of O2P I can write the description of the point P in frame 1 prime, ठीक है, plus in place of this O1 O2 vector I can write D stands for the displacement vector जिसकी वैल्यू हमको गिवन है, ठीक। सो आई कैन राइट D2 with respect to 1. This operation signifies the pure translation of the frame 1 prime with respect to the frame number 1, ठीक है। आई होप ये आपको वेक्टर एडिशन समझ में आया होगा। सो इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे, सो दिस इज द अप्लाइड पोर्शन ऑफ द प्योर ट्रांसलेशन मैपिंग। हमने क्या करा था, रोटेशन की हेल्प से पॉइंट P का डिस्क्रिप्शन इन फ्रेम 1 प्राइम हम लेकर आ गए थे, ठीक है। अब इस डिस्क्रिप्शन को आपको लेकर जाना है फ्रेम नंबर 1 पे। सो फ्रॉम द फ्रेम 1 प्राइम यू आर टेकिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट ऑन टू द फ्रेम नंबर 1। हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, बाय एडिंग दिस थिंग, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस वेक्टर में ऐड करा, सो वी गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम पॉइंट इन फ्रेम नंबर 1, ठीक है। ये ऑपरेशन हमने यहाँ पर करा है।
so this vector that is p in frame number 1 prime. So this vector that is p in frame 1 prime, this vector is the description of the point p. So this vector is the description of the point p with respect to the frame 1 prime. ठीक है. So to define the point p with respect to frame 1, that is this vector, we need to apply pure translation. तो जो हमने करा है वही मैंने यहाँ पर लिखा है. प्योर ट्रांसलेशन को आपको अप्लाई करना है. सो यू हैव टू ऐड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू दिस वेक्टर. ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सिंबॉलिकली बनाया है. अगर आपके पास फ्रेम 1 प्राइम पे पॉइंट p है, सो यू नीड टू हैव प्योर ट्रांसलेशन. प्योर ट्रांसलेशन आप इस पे अप्लाई करोगे तो यू विल रीच फ्रेम नंबर 1. ठीक. सो फ्रॉम द प्रीवियस पेज, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है जो हमने प्रीवियस पेज पे डिराइव की थी. दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3 जो हमने प्रीवियस पेज पे डिराइव की थी. सो दिस सिग्निफाइज प्योर रोटेशन एंड दिस सिग्निफाइज प्योर ट्रांसलेशन. ठीक है, ये प्योर रोटेशन है, ये प्योर ट्रांसलेशन है. सो लेट अस जस्ट कंबाइन दीज टू इक्वेशन टुगेदर. इसके लिए आप कैसे करोगे? यू जस्ट पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 1 से यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इन इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पर पुट कर देनी है. सो आई कैन राइट p इन फ्रेम नंबर 1 इज इक्वल टू, इस टर्म की जगह पे आई कैन जस्ट पुट दिस टर्म. ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम. सो आई विल जस्ट राइट r2 with respect to frame 1 multiplied with the description of the point p in frame 2 प्लस ये टर्म ऐसी की ऐसी यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है. सो दिस इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 3. ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई. ठीक. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म, this is the matrix form. So this is the description of the point p in frame 1. It can be written as the description of the point in frame 2 pre-multiplied with this rotation matrix, that is r2 with respect to 1, plus this term, this is the displacement vector, or this is the elements of the displacement matrix, plus d2 with respect to 1. So अगर आप ध्यान से देखो, so this entire thing is rotation and this thing is translation. ठीक है. तो हमने क्या करा, रोटेशन के इफेक्ट को और ट्रांसलेशन के इफेक्ट को कंबाइंड करके हमने क्या करा, इस पूरी की पूरी ऑपरेशन को फ्रेम नंबर 1 पे मैप कर दिया. एंड इस तरीके से हमको पॉइंट p का डिस्क्रिप्शन मिल गया इन फ्रेम 1 इन मैट्रिक्स फॉर्म, और फ्रॉम हियर यू कैन गेट इट इन द वेक्टर फॉर्म. ठीक है. तो इसी को हम कहते हैं, दिस इज द मैपिंग बिटवीन ट्रांसलेटेड एंड रोटेटेड फ्रेम्स. सो राइटिंग द अबव इक्वेशन इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. अगर मैं इसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूं, तो आपको पता है, इफ़ यू हैव n पैरामीटर्स इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन n+1 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड इन द होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो यहाँ पे हमारे क्या है, दिस इज ऑल 3/1 मैट्रिक्स. सो हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं. दिस इज 3/3 मैट्रिक्स. सो अगर आप इसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखोगे, सो यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पैरामीटर बाय 1. सो दिस कैन बी रिटन एज a 4/1 matrix like this. ये 3/3 वाला 4/4 बन जाएगा, एंड दिस मैट्रिक्स, दिस विल बिकम अ 4/1 मैट्रिक्स. ठीक है, जहाँ पे जो फोर्थ पैरामीटर होगा दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा, या फिर स्केल फैक्टर. इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ. ठीक है. सो आप क्या करोगे, इनको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके you just convert it into a 4/4 matrix. That is nothing but a partitioned form of the matrix. Partitioned form of the matrix. या फिर आप इसको symbolically भी write कर सकते हो. That is symbolic representation. ठीक है. So हमने क्या करा, इसको entire translation और rotation को convert कर दिया into a homogeneous transformation matrix. So this matrix, it will be known as the homogeneous transformation matrix. It take care of both the translation and rotation combined. ठीक. So if you have a point p in frame number 2, और वो फ्रेम हमारा ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, सो उसको मैप कराने के लिए इन फ्रेम नंबर 1 यू विल यूज दिस क्वांटिटी, दैट इज t2 with respect to 1. This is a
matrix of 4 by 4 order, that is it will have 4 rows and 4 column and it will be known as the homogeneous transformation matrix। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है तो इसका मतलब है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कंबाइंड, ठीक है। सो दिस इज द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैपिंग बिटवीन टू फ्रेम्स व्हेन प्योर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो एज यू कैन सी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। So with this I conclude the lecture on mappings, and in the next video we are going to start a new topic that is known as the homogeneous transformation matrix। So इस वीडियो के लास्ट में हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा है that is homogeneous transformation matrix, उसी को हम अगले वीडियो में और इन डेप्थ परस्यू करेंगे। So the next video is going to be about homogeneous transformation matrix and their properties।